मेरे बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम राजन सीरीज़ के जो क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है ना। और हम आप देखना चैनल के वीडियोज़ में जाके मैंने साइंस का बहुविकल्पी प्रश्न भी करा दिए हैं और साइंस के अतिलघु उत्तर भी करा दिए हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने आपके साइंस के लघु उत्तरी प्रश्न भी करा दिए थे। ठीक है, तो आज वहीं से हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और प्लीज़ आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है लेक्चर बनाने में, ठीक है, और मैं सारा पूरा कंप्लीट आपका फर्स्ट सेमेस्टर का सारा कराऊंगा। तो प्लीज़ मोटिवेशन के लिए है ना, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिए। आप जो कमेंट करते हैं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बहुत मोटिवेट होता हूँ उनसे। और प्लीज़ कमेंट करते रहिए, है ना, जो भी है जैसे भी है कमेंट करते रहिए, थोड़ा कम्युनिकेशन बना रहता है इससे। और चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। चलिए, प्रश्न संख्या 9। आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेंगे, अब हैं रेगुलर मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9वां प्रश्न है, पत्तियों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। उत्तर है पत्तियों का रूपांतरण। आपको ऐसे ही लिखना है कॉपी में, आपके फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। जब पत्ती के स्थान पर कोई अन्य संरचना बनती है तो उसे पत्ती का रूपांतरण कहा जाता है। ये संरचनाएं निम्न प्रकार की हो सकती हैं, जैसे पहली संरचना है आपका पर्णघट। इसमें पूरी पत्ती या फलक का कुछ भाग घोड़े के समान आकृति में परिवर्तित हो जाता है, जैसे नेफेंथीस और तथा डाइस्कीडिया, ठीक है, आदि। दूसरा है पर्णाभ्रंत। इसमें पर्णभ्रंत चपटा होकर फैल जाता है और फलक का कार्य करने लगता है, जैसे बबूल। अगला है पत्ती का प्रतान। इसमें संपूर्ण पत्ती प्रतान में रूपांतरित हो जाती है, जैसे स्वीट पी। अगला है पर्णशल्क। इसमें पत्ती शल्क के जैसी पतली झिल्लीनुमा हो जाती है, जैसे रसकस। अगला देखते हैं, 5वां है पत्रक प्रतान। संयुक्त पत्ती के पत्रक प्रतान में परिवर्तित हो जाते हैं तो वह पत्रक प्रतान कहलाता है, जैसे मटर। अगला है पर्णथैली। कुछ पौधे जैसे यूट्रिकुलेरिया आदि में पत्ती थैलीनुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है। अगला है नंबर 6 है पर्णशूल। इसमें पत्ती की संरचना के स्थान पर शूल बन जाता है, जैसे बरबेरी। 10वां प्रश्न है, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार बताइए। उत्तर है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। मुख्यतः गति को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है स्थानांतरी गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो ऐसी गति को स्थानांतरी गति कहते हैं। स्थानांतरी गति को रेखी गति भी कहते हैं, जैसे सीधी पटरियों पर चलती रेलगाड़ी। स्थानांतरी गति में मूल बिंदु से दाईं ओर की दूरी को धनात्मक एवं बाईं ओर की दूरी को ऋणात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है। दूसरा है घूर्णन गति। जब कोई पिंड किसी अक्ष से परतः घूमता है तो ऐसी गति को घूर्णन गति कहा जाता है, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन गति का उदाहरण है। दोस्तों, अगला है हमारा तीसरा है कंपनी गति। जब कोई वस्तु निश्चित बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसे कंपनी गति कहा जाता है, जैसे घड़ी के लोलक का अपनी मध्यमान स्थिति के दोनों ओर दोलन करना। प्रश्न 11 है, द्रव्य क्या है, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती हैं, वर्णन कीजिए। उत्तर है ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है तथा जिसमें भार होता है द्रव्य कहलाती है, जैसे लकड़ी, लोहा, हवा, दूध, पानी आदि। ये वस्तुएं स्थान घेरती हैं एवं इनमें भार होता है, फिर भी इनके गुणों में कई प्रकार की असमताएं होती हैं, जैसे लोहा, लकड़ी आदि पदार्थों से बनी वस्तुओं का आकार और आयतन निश्चित होता है। पानी, दूध आदि का आयतन तो निश्चित होता है परंतु इसका आकार निश्चित नहीं होता, तथा जिस बर्तन में ये डाले जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। वायु, ऑक्सीजन आदि गैसों का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं। सामान्यतः द्रव्य को इसके गुणों के आधार पर 3 अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। ये निम्नलिखित हैं, ठोस, द्रव और गैस।
ठोसों का अपना आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होता है। द्रव का आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है, जबकि गैसों का न तो कोई आकार होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। द्रव्य को न तो उत्पादित किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल विभिन्न अवस्थाओं में ही परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या है आपके सामने 12। ये प्रश्न 2016 में आया हुआ है। चलिए करते हैं। पत्तियों के प्रकार के नाम बताइए एवं उनके गुणों का वर्णन कीजिए, अथवा पत्तियों के मुख्य कार्य लिखिए। उत्तर है, पत्तियां प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है संयुक्त पत्ती, दूसरी होती है सरल पत्ती। संयुक्त पत्ती दो प्रकार की होती हैं, पिच्छाकार पत्ती और हस्ताकार पत्ती। पत्तियों के कार्य। कुछ पत्तियों में पत्तियां रंगहीन हो जाती हैं जो कीटों को आकर्षित करती हैं। दूसरा है, कुछ दुर्लभ पौधों में पत्तियां प्रतान में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे पौधों की जंतुओं से रक्षा करती हैं। तीसरा है, कुछ पौधों में पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे पौधों की जंतुओं से रक्षा होती है। चौथा है, कुछ पौधों की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती हैं जिससे कायिक जनन होता है। पाँचवा है, पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जो वाष्पोत्सर्जन में सहायक होते हैं। छठवां, पत्तियों में हरित लवक पाया जाता है जिसकी सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 13वां है, परागकण किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, अथवा परागकण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर बताइए। उत्तर है, परागकोशों के परागकण बनने के पश्चात आवश्यक है कि परागकण के नर केंद्रक मादा केंद्रक अंड तक पहुँचें। पुष्प के परागकोश से परागकणों के उसी पुष्प या दूसरे पौधे के किसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागकण कहा जाता है। परागकण की क्रिया दो प्रकार की होती है। पहला है स्वपरागण। स्वपरागण में एक पुष्प के परागण उसी पुष्प के अथवा उसी पौधों के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। उदाहरण सदाबहार, फैंजी, गुलमेहंदी, मूंगफली व खट्टी बूटी। दूसरा है पर परागण में एक पुष्प के परागण उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं। पर परागण हेतु परागकणों को अन्य पुष्पों पर पहुँचने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है, जैसे कीट, वायु, जल, पक्षी अथवा जंतु। उदाहरण हैं सूरजमुखी, गेंदा, साल्विया आदि में कीट परागण होता है। गेहूँ, धान, मक्का व सभी घास में वायु परागण पाया जाता है। सेमल, आम, बबूल आदि में गिलहरी व चिड़ियों द्वारा, कदम्ब व कचनार में चमगादड़, आर्किड्स में घोंघों द्वारा परागण होता है। दोस्तों, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। प्रश्न संख्या 14। बीज के अंकुरण को स्पष्ट कीजिए, अथवा बीजों के अंकुरण का नामांकित चित्र बनाइए। उत्तर है, बीज तथा बीजों का अंकुरण। बीजों में भ्रूण सुषुप्तावस्था में होता है, किंतु जब बीज को उचित नमी, वायु तथा ताप मिलता है तो बीज के अंदर का असक्रिय भ्रूण सक्रिय हो जाता है तथा वृद्धि करना शुरू कर देता है और एक नया व छोटा सा पौधा बाहर निकल आता है। इसी क्रिया को अंकुरण कहा जाता है। अंडकार के द्वारा जल शोषित कर बीज फूल जाता है और बीजचोल नरम होकर फट जाता है। बीजपत्रों में अथवा भ्रूणपोषों में उपस्थित संचित भोज्य पदार्थ एक घोल के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो वृद्धि करते हुए भ्रूण द्वारा उपयोग में लाया जाता है। भ्रूण के आकार में वृद्धि के साथ मूलांकुर बीज से प्रथम जड़ के रूप में बाहर निकलता है और नीचे मिट्टी की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। तदुपरांत परांकुर भी वृद्धि करके बाहर निकलकर ऊपर की ओर बढ़ता है और तना बनाता है। यह बीजन कहलाता है। बीजों के अंकुरण के लिए उचित नमी, ऑक्सीजन तथा ताप की जरूरत होती है। ये बीज है, बीज में हवा और ऑक्सीजन और जल मिला तो ये बीज के अंदर क्रिया हुई और ये आपका अंकुरण निकल आया और ये धीमे धीमे पेड़ बन गया। बीज का अंकुरण। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15। यौगिक क्या है, इसकी विशेषताएं बताइए। उत्तर है, दो अथवा दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर निर्मित पदार्थ को यौगिक कहते हैं।
यौगिक में उनके अवयवी तत्वों के परमाणुओं की संख्या का अनुपात नियत होता है। जैसे नमक में 1 परमाणु सोडियम तथा 1 परमाणु क्लोरीन का होता है, अतः इसे 1:1 का अनुपात होता है। इसी प्रकार जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का रासायनिक संयोग द्रव्यमान के आधार पर 1:8 में होता है। यौगिकों की विशेषताएं। यौगिकों की निम्नलिखित विशेषता पाई जाती हैं। पहली है, यौगिक का रासायनिक संगठन निर्धारित एवं स्थिर होता है, अर्थात एक यौगिक में उसके अवयव तत्वों के परमाणुओं की संख्या एवं तत्वों का द्रव्यमान एक निश्चित अनुपात में होता है। दूसरा है, यौगिक समांगी होते हैं, अर्थात यौगिक के प्रत्येक भाग में उसकी सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। तीसरा है, यौगिक के गुण एवं अवयव तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। चौथा है, यौगिकों का गलनांक निश्चित होता है। पाँचवा है, प्रत्येक यौगिक के भौतिक एवं रासायनिक गुण निश्चित होते हैं। छठा है, यौगिक का क्वथनांक निश्चित होता है। छठा है, यौगिक के अवयव तत्वों को साधारण भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। अगला है, यौगिक बनने की प्रक्रिया में प्राय या तो ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है अथवा अवशोषित होती है। प्रश्न संख्या 16, लघु बीजाणु का परागकण की संरचना बताइए। लघु बीजाणु या परागकण की संरचना बताइए। उत्तर है, हेडिंग डालेंगे आप, लघु बीजाणु। प्रत्येक परागकण एक अगुणित कोशिकीय संरचना होती है जिसकी वाह्यचोल मोटी, सख्त तथा अलंकृत होती है। इसका निर्माण स्पोरोपोलेनन से होती है। इसके भीतर पैक्टिन एवं सेलुलोज की बनी एक पतली झिल्लीनुमा संरचना होती है जिसे अंतःचोल कहते हैं। परागकण में के अंकुरण के समय परागनली इसी अंतःचोल से निर्मित होती है एवं भित्तियों के अंदर कोशिका द्रव्य पाया जाता है तथा इस द्रव्य में एक बड़ा केंद्रक होता है। लघु बीजाणु नर युग्म कोदभिद की पतली कोशिका होती है। प्रत्येक कुल एवं पौधे के परागकणों की संरचना उसके बाह्यचोल के अलंकरण से पृथक हो जाती है। इसी कारण यह लक्षण वर्गीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परागकणों का अध्ययन वर्तमान समय में अत्यंत महत्वपूर्ण है। एलर्जी तथा अपराध विज्ञान में भी इसका ज्ञान जरूरी माना जाता है। यह एक प्रकार का संपूर्ण विज्ञान है। इसके अंतर्गत परागकणों का आकार, प्रकार तथा अलंकरण का अध्ययन किया जाता है। अगला है, लघु युग्मक जनन। देखते हैं क्या है इसमें। परागकणों से नर युग्मकों के बनने की क्रिया को जनन कहा जाता है। यह क्रिया सामान्यतः परागकोशों में ही होती है, अर्थात परागकण जब परिपक्वावस्था में ही परागकोश से पृथक हो जाते हैं तब परागण होता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम यह केंद्रक एक किनारे करके एक बड़ी रिक्तिका बनाता है। तत्पश्चात इस कोशिका में सूत्री विभाजन के फलस्वरूप 2 कोशिका बनती हैं, जिसमें एक छोटी जनन कोशिका तथा दूसरी कायिक कोशिका होती है। दूसरा विभाजन जनन कोशिका में होता है। इसके फलस्वरूप 2 नर युग्मक निर्मित होती हैं। इस स्तर पर परागकण 3 कोशिकीय हो जाता है, अर्थात आवृतबीजी का लघु युग्मक कोदभिद 3 कोशिकीय होता है। दोस्तों, प्रश्न संख्या 17, मिश्रण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, इसकी विधियों को बताइए। उत्तर है, जब 2 अथवा 2 से अधिक द्रव्यों की किसी भी अनुपात में मिश्रित कर दिया जाता है तो तैयार पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। मिश्रण के गुण उसके अवयवों के गुणों के मिश्रण के रूप में दिखाई देते हैं। जैसे शरबत, जो पानी और चीनी मिलाकर बनाया जाता है, इसमें पानी के भी गुण होते हैं और चीनी के भी गुण पाए जाते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, एक है समांगी, एक है विषमांगी। समांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसमें प्रत्येक भाग के गुण दूसरे भाग के गुणों के समान होते हैं, जैसे शरबत। असमांगी मिश्रण उस मिश्रण को कहते हैं जिसके गुण अलग अलग भागों में अलग अलग होते हैं, जैसे चीनी एवं नमक का मिश्रण। पहला है आपका प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन के द्वारा उन मिश्रित द्रव्यों को अलग करते हैं जिनके क्वथनांकों में अंतर बहुत कम होता है, अर्थात द्रव्यों के क्वथनांक एक दूसरे के समीप होते हैं। भूगर्भ से निकाले गए कच्चे तेल में ये शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि इसी विधि द्वारा अलग किए जाते हैं। जलीय वायु से विभिन्न गैसें भी इसी विधि द्वारा पृथक की जाती हैं। दूसरा है वर्ण लेखन। इस विधि
इस तथ्य पर आधारित है कि किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की अधिशोषण क्षमता अलग अलग होती है तथा वे किसी अधिशोषक पदार्थ में विभिन्न दूरियों पर अधिशोषित होते हैं, इस प्रकार अलग कर लिए जाते हैं। अगला है भाप आसवन, स्टीम डिस्टिलेशन। भाप आसवन के द्वारा ऐसे कार्बनिक पदार्थों को शुद्ध किया जाता है जो जल में अघुलनशील होते हैं परंतु भाप के साथ वाष्पशील होते हैं। इस विधि के द्वारा विशेष रूप से उन पदार्थों का शुद्धिकरण किया जाता है जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। कार्बनिक पदार्थों एसीटोन, एथिल, मेथिल अल्कोहल, एसेटल्डिहाइड आदि का शुद्धिकरण इसी विधि के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट संख्या 18, पुष्प के विभिन्न अंग बताइए अथवा पुष्प के कितने भाग होते हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए अथवा पुष्प के कितने भाग होते हैं उनके भागों के चित्र बनाकर कार्य संक्षेप में लिखिए। 2019 में भी आया है, 2016 में भी आया है। उत्तर है, एक सेकंड ही हो जाएगा पूरा, चलिए इसी को पूरा कर ले रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। पुष्प के विभिन्न अंग, ठीक है। बाह्य दलपुंज, यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। ये हरे तथा छोटी पत्तियों जैसे होते हैं। इसकी प्रत्येक इकाई को बाह्य दल कहते हैं। यह कली के जननांगों की सुरक्षा करने का कार्य करता है। दूसरा है दलपुंज, यह दलपुंज का दूसरा चक्र है तथा यह बाह्य दलपुंज के भीतर की ओर होता है। यह रंगीन तथा सुंदर होने के कारण इसका मुख्य कार्य परागण हेतु कीड़ों को आकर्षित करना है। इसकी कार्य को दल कहते हैं, इसकी इकाई को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। अगला है परिदलपुंज, जिन पुष्पों में बाह्य दलपुंज तथा दलपुंज में अंतर अस्पष्ट होता है यह परिदलपुंज कहलाते हैं। इनकी इकाई को परिदल कहा जाता है। परिदलपुंज रंगीन होने पर दलाव या रंगीन होने पर सेप्लोइड अथवा बाह्य दलाव कहलाता है। देखिए ये बाह्य दलपुंज है, ठीक है। ये आपका एक फूल का चित्र है, इसमें ये पुष्पवृंत है, ये पुष्पाक्षद है, ये बाह्य दल है। ये बना देना चित्र आप। ये पुंतंतु है, ये पुंकेसर है, ये आपका जायांग है। ये भुजा है, ये दलपुंज का चित्र है, ठीक है। ये पुमंग है, ये बीजांड है, ये बेशम है, ये आवासी घट है, ये बीजांड है। ये जायांग है, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन और पुष्पवृत्त, ठीक है। ये चित्र है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, इसको बुखड़ दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे है चौथा, पुष्पवृंत। पुष्प जिस डंठल, तने तथा शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्पासन, पुष्पवृंत का अग्रस्त भाग पुष्पासन होता है। इसके ऊपर पुष्प के अन्य भाग लगे होते हैं। पुमंग, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसके प्रत्येक सदस्य को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसरों के समूह को पुमंग कहा जाता है। पुंकेसर पुष्प का नर जायांग होता है। प्रत्येक पुंकेसर को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। लंबी पुतंतु, अग्रस्त परागकोश तथा दोनों को जोड़ने वाली योजी। अगला है, प्रत्येक परागकोश में 1 या 2 कोष्ठ और प्रत्येक कोष्ठ में 2 पराग धमनियाँ होती हैं। इस प्रकार एक द्विकोष्ठी परागकोश में 4 पराग धमनियाँ मिलती हैं। अगला है आपका जायांग। यह पुष्प का चौथा अंतिम चक्र है तथा सबसे सुरक्षित भीतरी भाग है। इसकी इकाई स्त्री केसर या अंडप कहलाती है। यह पुष्प का मादा जननांग है जिसमें अंडप 3 भागों से मिलकर बनता है। इसके निचले भाग अंडाशय, बीजांड होते हैं। अंडाशय से जुड़ी एक पतली नलीनुमा संरचना होती है जिसे वर्तिका कहा जाता है। इसके अंत में वर्तिकाग्र स्थित होता है। वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना होता है। इन परागकणों से जो पराग नली निकलती है वह वर्तिका से होकर बीजांड तक पहुंचती है। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं। बिल्कुल रेगुलर आपको लेक्चर मिलेगा, डेली मिलेगा। डेली कोशिश करूँगा, प्रयास करूँगा। और प्लीज़ है ना, आप मोटिवेशन के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और नए इन्फॉर्मेटिव सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।